मैं आप लोगों से रखता हूँ। साथियों, आज जब हम लोग नामांकन के सभा में मौजूद हैं, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये लोकसभा में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन दोनों चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है और जरूरी है साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जरूरी है जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। पहली बार देश में कोई एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू किया भारत को विकसित देश बनाने को लेकर। आज से 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। ये सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों का विषय है, हमें क्या। पर साथियों, जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। ये वो सोच है जो आने वाले दिनों में भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जाएगी। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया। छोटी जरूरत पर कितनी बड़ी जरूरत है वो उस गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए। उनके लिए उज्ज्वला योजना थी। आज आयुष्मान कार्ड की वजह से देश में कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित रह जाए। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहां एक तरफ उन्होंने सरहद से हमारी सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित रखने का काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ सके, इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। पर साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हो, कई लोग आएंगे, विपक्षी दलों के कई नेता झुंड बनाकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जबकि हकीकत है ये वही लोग हैं जिनके ऊपर 55 साल तक केंद्र में हम लोगों ने भरोसा किया और 15 साल तक बिहार में हम लोगों ने भरोसा किया। जो लोग इतने साल तक बिहार का, देश का विकास नहीं कर पाए, आज जब ये लोग आते हैं तो इनके पास मुद्दा क्या है? ये मुद्दा उठाएंगे कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आएंगे। क्या है ये? क्या है ये विरासत का टैक्स? ये एक ऐसा टैक्स है जो आपकी जमीन, आपकी संपत्ति, जो भी जेवर जायदाद आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं, जो भी गरीब किसान ने छोटी जमीन को अर्जित करके रखा हुआ है, या एक गरीब मजदूर ने जो जमीन अपनी अर्जित कर रखी है, उसका 55% हिस्सा ये लोग आप लोगों से छीन लेंगे। इससे पहले भी कई लोग नौकरी के बदले में आप लोगों से जमीन छीन चुके हैं। अब ये लोग एक व्यवस्थित तरीके से जमीन हड़पने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में साथियों, हम लोगों को इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारी जमीन हड़पता है हमें उसका साथ देना है, या जो हमें सम्मान देने का काम करता है हमें उसका साथ देना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करता है, जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, याद कीजिएगा 90 का वो दशक जिस तरीके से जंगल राज की वजह से घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वही जंगल राज की आहट दोबारा सुनाई देने लगी है। जिस तरीके से राजद के नेताओं के सामने मेरे परिवार को गाली दी जाती है, गाली गलौज की सभ्य समाज में कहीं कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पर ऐसे में जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके नेता खामोश रहते हैं, ये इनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान
इनके लिए मायने नहीं रखता। इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो हम लोग को सम्मान विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने लाठी में तेल पिलाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए लोग मुद्दा उठाते हैं। कभी संविधान खत्म हो जाएगा, कभी आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। याद कीजिए 2015 का विधानसभा का चुनाव, पूरा चुनाव राजद के नेताओं ने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा को लेकर ये चुनाव लड़ने का काम किया। आज 10 साल बीत गए, बताइए किसका आरक्षण छीना गया? ये डराने की राजनीति करने का काम महागठबंधन के लोग करते हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी झूठ बोलने का काम करते हैं और ये बार बार मेरे प्रधानमंत्री ने हर मंच से इसको दोहराने का काम किया, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मंच से दोहराने का काम किया। बार बार केंद्र की हमारी सरकार ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा है कि ना आरक्षण पर ना संविधान को लेकर किसी तरीके का कोई बदलाव होगा। और आज आप लोगों के सामने हाजीपुर की इस धरती पे खड़े होकर मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। साथियों, हमारी सरकार ने जात पात धर्म मजहब से उठकर तमाम तरीके की गरीब जन कल्याण की योजनाओं पर काम किया। आज की तारीख में, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूंगा। आज भी देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आप लोगों को मिलता है ना राशन? किन लोगों को मिलता है? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। ये सोच है मेरे प्रधानमंत्री जी की, मुख्य धारा के साथ गरीबों को बाहर निकालकर जोड़ने की। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए। और दूसरी तरफ ये लोग भ्रम फैलाते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यहीं पर तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोलकर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित हैं उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। मुझे दिखा दे कहीं पे कोई बयान, मुझे दिखा दे एक जगह भी जहां पे चिराग पासवान ने यह बयान दिया हो, एक जगह भी कहीं दिखा दे। और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जी ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम, ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम जो लोग करते हैं, इन लोगों से साथियों हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मेरे नेता ने, मेरे प्रधानमंत्री ने किसी गरीब कल्याण की योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने कहीं अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। पर जो लोग जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, जिनको सिर्फ जातीयता सांप्रदायिकता में बांटने का काम करते हैं, वही लोग इस तरीके के भ्रम फैलाते हैं। और तो यहां तक भी बोलते हैं कि ये बिहारी है और ये बहारी है। बताइए चिराग पासवान कहीं से बहारी हो सकता है क्या? बताइए चिराग पासवान बहारी हो सकता है क्या? ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी जमीन है, इस जमीन में मेरे पिता का खून पसीना मिला हुआ, ये मेरी जमीन है। और जो लोग बोलते हैं कि भैया चिराग पासवान बहारी है, तो वो लोग कौन लोग हैं जो विदेश से आते हैं और टूरिस्ट बनकर यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं?